हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, अभी उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम 14 जून को है। अटल बिहारी वाजपेयी ABBMU अटल बिहारी वाजपेयी जो आपका उत्तर प्रदेश में एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग नर्सिंग एप्टीट्यूड करेंगे। देखिए, नर्सिंग एप्टीट्यूड की 27 वीडियो हो चुकी है। भाई कोई भी क्वेश्चन 40 क्वेश्चन आएंगे ना, 40 क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। एक भी क्वेश्चन किसी भी स्टूडेंट का गलत नहीं होना चाहिए। इतनी ज़बरदस्त पढ़ाई गई है ना, हर एक पॉइंट को अच्छे से, नर्सिंग से रिलेटेड, बायोलॉजी से मिक्स क्वेश्चन इसमें आते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं गया है। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग 28 नंबर वीडियो देखेंगे। तो चलिए 28 नंबर वीडियो देखते हैं और हर एक पॉइंट को आपको क्लियर कराते हैं। तो चलिए, ये चैनल पे गए थे हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। हर एक क्वेश्चन को आप पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करें और देखिए, जितनी भी पॉइंट बताई जाए, अगर इम्पॉर्टेंट लगे तो आप नोट भी कर सकते हैं या फिर आप वीडियो को ओनली रिवाइज कर सकते हैं। जैसे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है, देखिए इस वीडियो में इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिए गए हैं और हिंदी में। आपका क्वेश्चन पेपर जो है हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा। जैसे आप नर्सिंग एप्टीट्यूड ये पढ़ेंगे ना, जब आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे, ऑफलाइन आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, तो आपका क्या है, हिंदी में भी क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश में भी क्वेश्चन रहेगा, एक ही में रहेगा, एक ही पेपर में। तो ये देखिए, यहाँ पे ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्न के कारण होता है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम बच्चों में एक बीमारी होती है, ज़्यादातर बच्चों में ही होती है। और इसमें मोस्ट कॉमन काज जो होता है, ये क्या होता है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, तापीय प्रदूषण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है ना, वो बच्चे का वो जल प्रदूषण, कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू होता है। वाटर, मान लीजिए बच्चे को अगर पानी पिलाया जा रहा है, अगर ऐसे बात किया जाए कि किस मिनरल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम से होती है, तो नाइट्रेट आप याद कर सकते हैं। नाइट्रेट क्या याद कर सकते हैं, नाइट्रेट। अब नाइट्रेट क्या होता है, मान लीजिए कहीं पे इंडस्ट्री एरिया है, वहाँ पे नाइट्रेट किसी के माध्यम से वाटर में चला गया और वही बच्चा फिर वाटर पिएगा, अगर पानी पिएगा वही बच्चा, तो पानी ये नाइट्रेट क्या करता है, नाइट्राइट में चेंज कर जाता है, नाइट्राइट में अपने आप को चेंज कर लेता है। अब ये नाइट्राइट्स में जब चेंज करेगा तो ये फिर क्या करता है, ये जाके ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, उस हीमोग्लोबिन से ये बाइंड कर जाता है, जुड़ जाता है। जुड़ने के बाद ये फिर मिथाइमोग्लोबिन फार्म कर लेता है और ये ऑक्सीजन को कैरी नहीं करता। हीमोग्लोबिन क्या करती है, हीमोग्लोबिन का काम ही है, ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है। अब ये हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है, जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, ऑक्सीजन लेके ये हीमोग्लोबिन चिपकाता है, अपने आप ऑक्सीजन को लेता है और ऑक्सीजन साथ में लेके जाके ब्लड हमारे शरीर में हर जगह सर्कुलेट होता है। तो फिर हर जगह ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, या टिश्यू हो या फिर सेल हो ह्यूमंस की, या फिर ह्यूमंस में जो इंटरनल ऑर्गन है, सबको ब्लड ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन मिलती रहती है। तो अब ये जो डिजीज बीमारी हो जाती है, तो ये ऑक्सीजन का मतलब फिक्स अमाउंट में नहीं ले जा पाता, जिससे क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम में ब्लू हो जाता है। ब्लू क्या हो जाता है, नीला एकदम हो जाता है। जो शरीर होती है ना पूरे बच्चे की, एकदम नीलापन दिखने लगेगा। तो ये चीज़ बीमारी होती है ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो वो होता है जल प्रदूषण की वजह से। हर एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम, या फिर उसको बोल सकते हैं ग्लोबिनेमिया बोल सकते हैं। यह रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता में कमी के कारण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर के विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। वयस्क की तुलना में शिशु अधिक संवेदनशील होते हैं। यह एक रक्त विकार है, जिसके कारण असामान्य मात्रा में हीमोग्लोबिन का उत्पादन हो सकता है। तो वही चीज़ें जो मैंने सब चीज़ बता दिया, वही चीज़ें हैं। नेक्स्ट में ये क्वेश्चन, ये भी देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। शहरों में इस्तेमाल किए जाने वाला सबसे सरल सामान्य तरीका कचरे को इकट्ठा करना और डंप करना। यहाँ देखिए फिलअप करना है। तो कौन सा आपका मेथड यूज़ किया जाता है, जिसमें जो इंडस्ट्री एरिया में जो कचरे निकलते हैं, वो क्या यूज़ किया जाता है, लैंडफिल कर दिया जाता है कचड़ों का, या फिर नदी का, या फिर सागर में डाल दिया जाता है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, शहरों में इस्तेमाल होने वाला सबसे सरल और सबसे सामान्य तरीका यही होता है, जो कचरा उत्पन्न होता है वो लैंडफिल कर दिया जाता है। लैंडफिल क्या होता है, गड्ढे बना के उसमें डाल देते हैं कचड़े को। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट लगाएंगे। लैंडफिल का मतलब ये होता है, थोड़ा चीज़ आप देख भी सकते हैं, घरों, स्कूलों, कार्यालयों, अस्पतालों आदि से निकलने वाले कचरे को नगर पालिका द्वारा एकत्र और निपटाया जाता है, जिसमें आमतौर पर कागज़, चमड़ा हो गया, कपड़ा हो गया, कांच हो गया, रबर हो गया आदि शामिल होते हैं। लैंडफिल एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ किसी शहर या कस्बे से कचरा निकाला जाता है। तो ये लैंडफिल एरिया होती है। लैंडफिल एरिया बनाई जाती है, वहाँ पे कचड़े उचड़े ही होते हैं सब चीज़। तो ये चीज़ हो जाएगा।
नेक्स्ट में चलिए, नेक्स्ट में कुछ चीज़ें और अच्छे से समझते हैं। ये देखिए एलोस्टेरिक एंजाइम। अब ये देखिए क्वेश्चन एलोस्टेरिक एंजाइम, जब मैं एंजाइम वाला क्वेश्चन कराया था एंजाइम चैप्टर से, जैसे बायोमॉलिक्यूल्स जो बायोलॉजी में दिए गए हैं 11th क्लास में, तो वहाँ पे एंजाइम बहुत अच्छे से शानदार कराया था। तो आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो अभी आप जाके चैनल पे जाएं और प्लेलिस्ट में जाएं, वीडियो को रिवाइज करना शुरू कर दें, अभी टाइम है, कर लेंगे तो काम बन जाएगा। नेक्स्ट में देखिए एलोस्टेरिक एंजाइम कंसिस्ट ऑफ सेवरल। एलोस्टेरिक एंजाइम जो होता है उसमें सेवरल मतलब मल्टीपल क्या होते हैं, उसमें पॉलीपेप्टाइड चेन सेवरल या पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, या सेवरल की जगह मल्टीपल होते हैं। सेवरल होता है एक दो से अधिक होता है, तो पॉलीपेप्टाइड चेन एलोस्टेरिक एंजाइम में होती है, सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन या सेवरल इनहिबिटर्स होते हैं, या फिर सेवरल टेम्परेचर रेंज होता है, तो उसमें बस सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन ही होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये भर भर के क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि द लॉग की थ्योरी ऑफ एंजाइम एक्शन वाज पुट रिफर्ड। लॉग की मीन्स क्या होता है, ताले में चाबी ना, ताले में चाबी हम लोग लगाते ही हैं, तो एंजाइम में ही ऐसा ही काम होता है। वहाँ पे एक्टिव साइट होती है, तो एक्टिव साइट में जाके एंजाइम फिट होता है, तभी तो काम करते हैं। तो डायरेक्ट पूछा जा रहा है लॉक एंड की थ्योरी एंजाइम किसने दिया था। अब इस क्वेश्चन का जवाब, मैंने इस क्वेश्चन को दो तीन बार कराया है वीडियो में, तो इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट। एक क्वेश्चन चलिए देते हैं कमेंट करने के लिए, तो कमेंट करिएगा, अगर अच्छा लगता है कमेंट करिए, नहीं तो फिर कुछ मत करिए। कमेंट तो करने में जैसे लगता है कोई क्वेश्चन हर एक वीडियो में, इसलिए मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट दे या करें। क्वेश्चन देते हैं कॉन्फिडेंस बनता है, वो चीज़ भूलती नहीं है, नहीं तो फिर ऐसे वीडियो डाउनलोड कर लिए, देख लिए, कमेंट नहीं किए तो फिर करते रहिए अपना ऐसे ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये देखिए, ये वीडियो काफ़ी, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपको ABCD ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वाटर डिसइंफेक्शन इन इंडिया। इंडिया में जो वाटर होता है, पानी होता है, वो उसमें इन्फेक्शन ही होते हैं, तो अगर इन्फेक्शन को दूर करने के लिए डिसइंफेक्शन इंडिया में यूज किया जा रहा है। डिसइंफेक्शन मतलब इन्फेक्शन को दूर करने के लिए। व्हिच मेथड कॉमनली एम्प्लॉयड टू इंश्योर सेफ ड्रिंकिंग वाटर इन रूरल एरिया। अब गांव एरिया में तो ऐसा तो है नहीं कि हर जगह प्यूरीफायर लगा हुआ है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे क्लोरीनेशन किया जाता है, क्लोरीन का छिड़काव पानी में, तालाब में ऐसे कर देते हैं, तो वो जो पानी है वो शुद्ध हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जब आप जाएंगे जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अगर देखने जाएंगे ना, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो वो गांव का और जो पूरे शहर का पानी जाता है सीवेज के थ्रू, तो वहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट लगा होता है। वो ट्रीटमेंट प्लांट में क्लोरीनेशन भी किया जाता है, वीडियो है मेरे पास, कभी भेज देंगे, देख लीजिएगा। नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे है 4 ऑप्शन दिखेंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन छोटा है, मैं बता दे रहा हूँ। व्हाट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर फार्मुलेटिंग गाइडलाइन एंड रेगुलेशन फॉर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। तो यहाँ पे कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको बताना है कि ये इसमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, जिसके लिए फार्मुलेटिंग गाइडलाइन एंड रेगुलेशन फॉर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ये सब किए जाते हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इसमें जो क्या आता है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, BMW जो आता है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, BMW है ना, बायोमेडिकल, ये देखिए बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ये होता है BMW भाई लिखिए, BMW बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। तो इसके अंतर्गत आता है क्या, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट, हाँ यही आता है, इसी के अंदर BMW आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ये भी देखिए, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार इम्पॉर्टेंट है। मैंने इसकी पूरी एक इस टाइप की बताई थी, डायग्राम बना के पूरा एक ऐसे चार्ट बनाया था। इधर लिखा था ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इधर लिखा था ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। पूरी स्लाइड कहीं पे मिल जाएगी, वीडियो देखे होंगे तो मिली होगी। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हुइच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये ग्राम पॉजिटिव रॉड शेप बैक्टीरिया। क्वेश्चन कह रहा है इसमें से कौन सा ग्राम पॉजिटिव रॉड शेप बैक्टीरिया नहीं है। तो पहले तो यही पता होना चाहिए कि कौन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, कौन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती है। ग्राम पॉजिटिव बोला क्यों जाता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोला क्यों जाता है, ये सब चीज़ें बहुत बार बताई गई हैं। तो ग्राम पॉजिटिव रॉड से बैक्टीरिया की बात किया जाए तो यहाँ पे यू बैक्टीरिया और लैक्टोबैसिलस एक्टोमाइसिस बैक्टीरियोइड्स, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो ये इसमें बैक्टीरियोइड्स दिए गए हैं, ये आपका ग्राम पॉजिटिव रॉड से बैक्टीरिया है।
तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये भी क्वेश्चन पिछले वीडियो में मैंने कराया भी था, काफ़ी स्टूडेंट इसका जो आंसर नहीं कर पाए थे, तो चलिए मैं बता देता हूँ। द स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटीज़, जो पुरानी सोसाइटी की अगर आपको स्टडी करना है तो उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री या आर्कियोलॉजी। तो आर्कियोलॉजी बोला जाता है। सी ऑप्शन आपके एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, यहाँ से क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। बॉडी, शरीर के सामान्य रूप से प्रतिदिन अदृश्य मतलब इनसेंसिबल मतलब जो हमको दिखते नहीं हैं, इनसेंसिबल वाटर लॉस इन मिलीमीटर में आपको बताना है कि एक दिन में प्रतिदिन कितना वाटर लॉस होता है बॉडी सरफेस एरिया से। तो 100 to 200 ml, 400 to 800 ml या फिर 1200 to 1400 ml या फिर 1600 to 1800 ml। तो आप लगाएंगे 400 to 800 ml, 400 से 800 ml लॉस हो जाता है। नेक्स्ट ये देखिए, यहाँ पे चीज़ें कुछ दिया गया है, आप अच्छे से देख सकते हैं। वाटर लॉस जिसके बारे में हम अवेयर नहीं होते हैं, इनविजिबल वाटर होता है। इनविजिबल वाटर जो देखते नहीं हम लोग, टोटल 800 ml पर डे लॉस हो जाता है। कहते हैं इसमें 400 ml पर डे स्किन पर बिना मॉइस्चर अपीयर हुए वेपर के रूप में इनविजिबल प्रेस्पायरेशन मतलब स्वेटिंग जो होती है द्वारा लॉस होता है। अन्य 400 ml, टोटल तो वैसे 800 ml होता है, लेकिन जो 400 ml होता है ना वो दिखता ही नहीं है, ऐसे वेपर के फॉर्म में वो उड़ जाता है, शरीर से दिखता ही नहीं है। अन्य 400 ml जो होता है वो डे का लॉस क्या करती हैं, जैसे लंग्स जो हम रिस्पायरेशन करते हैं, भाई जो रिस्पायरेशन करते हैं ना, जैसे हम लोग के जो बोलते हैं जो हवा निकलती है उसमें से वाटर बाई रहता है, उसमें रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू 400 ml लॉस हो जाते हैं, मॉइस्चर निकलता है ना। तो ये चीज़ें आप देख लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ये थोड़ा सा समझ लीजिए, मैंने एक बार शायद इसमें ये स्लाइड समझाया था, लेकिन आप एक बार देख लीजिए। ब्लड शुगर प्रोफाइल यहाँ पे दिया गया है। अगर आरबीएस चेक करते हैं ना, आरबीएस क्या होता है, रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट अगर कराइए तो ये सब डाटा आपको निकलते हैं। जो ब्लड में डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं ना, तो उसमें आरबीएस कराया जाता है, उसमें ब्लड शुगर देखा जाता है कि ब्लड में शुगर की मात्रा कितनी है। वैसे अगर नॉर्मल की बात किया जाए, क्वेश्चन पूछता है कि नॉर्मल ब्लड में कितना शुगर होता है, तो ये देखिए रैंडम ब्लड ग्लूकोज अगर पूछा जाए कि रैंडम ब्लड ग्लूकोज कितना होना चाहिए ब्लड में, तो 70 से लेके 125 मिलीग्राम पर डीएल होता है, इतना ही होना चाहिए। अगर आरबीजी में पूछा जाए कि रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होगा, अगर यहीं पे पूछा जाए फास्टिंग, ये तो एक नॉर्मल आप देख लीजिएगा, अगर फास्टिंग के समय ये 2 बार ग्लूकोज का लेवल अगर डायबिटीज पेशेंट होते हैं तो उनको 2 टाइम ब्लड शुगर चेक कराना चाहिए। एक खाना खाने के पहले मतलब जब खाना ना खाए हों, एक खाना खाने के बाद पोस्ट प्रेंडियल मतलब खाना खाने के बाद। तो ये देखिए ये फास्टिंग के समय है, खाना खाने के पहले है, तो उसका लेवल होना चाहिए, नॉर्मल लेवल जो होना चाहिए 70 से लेके 100 मिलीग्राम पर डीएल ही होना चाहिए। और खाना खाने के बाद तो थोड़ा सा ग्लूकोज बढ़ ही जाएगा ना, क्योंकि खाना खाएंगे उसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन कुछ तो होगा ही, तो उसका मेटाबोलाइज होगा, वो ब्लड में जाएगा तो शुगर लेवल कुछ बढ़ेगा, तो उसका लेस देन 140 मिलीग्राम पर डीएल तक होना चाहिए, नॉर्मल लेवल ये है। इससे अधिक होगा तो डायबिटीज़ बोल देंगे कि उस पेशेंट को डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ रिस्क पे है, या फिर इससे ज़्यादा होगा, ये सब पूरा नॉर्मल वैल्यू है। अगर देखिए एक आरबीएस रैंडम ब्लड शुगर चेक कराया जाता है, अगर लंबे समय से मान लीजिए किसी को डायबिटीज़ पेशेंट है तो बार बार उनको टेस्ट कराया जाता है, तो एक उनके लिए एवरेज करने के लिए टेस्ट कराया जाता है, HbA1c कराया जाता है। अब ये HbA1c क्यों कराया जाता है, ये देखिए इसलिए कराया जाता है, ये आइडेंटिफाई द 3 मंथ एवरेज प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन, ये बता देता है ना कि उस पेशेंट में 3 महीने तक जो ये ब्लड ग्लूकोज शुगर था उसमें, तो 3 महीने तक एवरेज कितना रहा होगा, तो उस हिसाब से जो डॉक्टर्स होते हैं वो दवा प्रोवाइड करते हैं, तो 3 मंथ का ये एवरेज प्रोवाइड करता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि HbA1c कितने मंथ का ब्लड शुगर बताता है, तो 3 मंथ का। और ये देखिए उसका एक रेंज होता है 4 to 6% ही होना चाहिए, जब ये टेस्ट कराते हैं इसी के बीच में होना चाहिए। अगर इसके बीच में नहीं है, इससे ज़्यादा है, तो देखिए HbA1c लेवल अगर 5.7 से 6.4 तक है तो वो हाई रिस्क डायबिटीज़ पे पेशेंट पे है। अगर 6.4 से भी ज़्यादा है तो पेशेंट को डायबिटीज़ ही बोलेंगे। यहाँ तक तो पेशेंट का डाइट मॉडिफिकेशन और उसका जो लाइफ स्टाइल है अगर वो चेंज करते हैं तो वो रिकवर हो जाता है। मान लीजिए एक्सरसाइज कर रहे हैं,
खाने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इसको शुगर को अवॉइड कर रहे हैं तो ये मैनेज हो जाता है। लेकिन अगर 6.4 से डायबिटीज़ इतने पे आ जाता है ना, तो फिर उसको मेडिकेशन ही प्रोवाइड करना पड़ता है, मेडिसिन के थ्रू ही सही किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हिच इज़ करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑटोक्लेविंग। अब ये ऑटोक्लेविंग क्या होती है ये भी जानना। स्टरलाइजेशन जानते हैं कि नहीं, स्टरलाइजेशन एक होता है, स्टरलाइजेशन मेथड क्या होता है, स्टरलाइजेशन हो गया, ये ऑटोक्लेविंग हो गया। इसमें ये चीज़ें होती क्या हैं, ये चीज़ें ये होती हैं जब आप हॉस्पिटल में वर्क करेंगे ना, तो वहाँ पे देखेंगे कि स्टरलाइजेशन में एक रूम ही होता है, वो अलग एक डिपार्ट ही होता है जहाँ पे ऑटोक्लेव और स्टरलाइजेशन टेक्निक चलती है। क्या होता है उसमें जैसे सर्जरी के दौरान जो इक्विपमेंट, हथियार यूज किए जाते हैं, इक्विपमेंट बोल सकते हैं, जो कैंची हो गया और ढेर सारे होते हैं ऑटो यूज किए जाते हैं, वो चीज़ें हो जाती हैं। तो वो चीज़ें देखिए, एक बार सर्जरी हो गई किसी पर्सन की, किसी पेशेंट की, तो वो तो इन्फेक्शन हो गया ना, उसमें जो इतने भी इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं, अब उस इक्विपमेंट को क्या किया जाता है, ऑटोक्लेव शुद्ध किया जाता है। ऐसा तो नहीं है कि हर बार नई खरीद के आएंगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसको कपड़े में रैप करके फिर उसके बाद उस एरिया में भेज दिया जाता है ऑटोक्लेव होने के लिए, स्टरलाइज होने के लिए। फिर उसके बाद वहाँ पे जो उसमें इन्फेक्शन होता है वो हटा दिया जाता है, डिसइंफेक्टेंट कर दिया जाता है, फिर वो आके फिर दोबारा यूज किया जाता है। तो सर्जिकल इक्विपमेंट होते ही हैं कुछ ऐसे कि सर्जरी के लिए, तो उनको दोबारा आपको स्टरलाइजेशन या ऑटोक्लेव मेथड किया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑटोक्लेव तो यूज किया जाता है, तो ऑटोक्लेव है क्या। ऑटोक्लेव एक टेक्निक है स्टरलाइजेशन मेथड की। तो इसमें क्या किया जाता है, प्रिंसिपल ड्राई हीट यूज किया जाता है और हाई प्रेशर यूज किया जाता है। तो वो एक डिब्बा टाइप होता है, ऐसे एक डिब्बा टाइप होता है, ऑटोक्लेव एक डिब्बा होता है। इसमें जो पूरे इक्विपमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसमें रख दिया जाता है, प्रेशर एक मॉनिटर लगा होता है, उसमें देख लेते हैं, फिर यहाँ चीज़ें करंट प्रोवाइड करते हैं, इसी के थ्रू हो जाता है कुछ समय बाद। तो उसमें क्या करते हैं, हाई प्रेशर तो यूज ही किया जाता है, लो प्रेशर तो यूज ही नहीं करते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए, बचता है आपका फर्स्ट और आपका सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसमें मॉइस्ट हीट यूज किया जाता है, मॉइस्ट नमी वाला हीट यूज करते हैं और हाई प्रेशर यूज करते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ये पूरी अच्छे से समझ में चीज़ें आई होंगी तो आप समझे हुए होंगे। नेक्स्ट में ये क्वेश्चन ये देखिए, ये भी क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन ये भी पूछता है कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू प्रिवेंट हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। जब हम लोग हॉस्पिटल में वर्क करेंगे, ड्यूटी टाइम में जब आप बीएससी नर्सिंग कर रहे होंगे, तो आपके जो फर्स्ट ईयर से ही आपका हॉस्पिटल क्लिनिकल थ्योरी के लिए आपका हॉस्पिटल में क्या लगती है, पोस्टिंग लगती है, जॉब लगती है। सीखने के लिए पैसा मिलता नहीं है, बस आप सीखते हैं वहाँ पे भाई। तो वो चीज़ होती है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। अगर इसको कह रहा है कि हॉस्पिटल से कोई आपको इन्फेक्शन ना मिल जाए, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए बेस्ट मेथड क्या अपनाएंगे, बेस्ट सही रास्ता क्या होता है। तो होता ही है, हम लोग बार बार क्या करते हैं, हाथ को धुलते हैं भाई, और हाथ से ही ज़्यादा होता है, हाथ में इन्फेक्शन होगा। कहीं पे जाएंगे, मान लीजिए पेशेंट सोया है, वहाँ पे कुछ बेड, ज़्यादातर हम लोग क्या टच करते हैं, वो फाइल उसकी टच करते हैं, जो फाइल उसकी पेशेंट की रखी होती है, उस फाइल को हम लोग बार बार जाके पढ़ते हैं कि कुछ चीज़ें हम लोग भी सीख जाएँ। तो फाइल पढ़ते हैं, अब फाइल उसके अटेंडर भी छुए रहते हैं। अगर पेशेंट चलने फिरने वाला होता है, नॉर्मल होता है, तो वो भी उसको टच किए रहता है, और अदर लोग भी टच किए रहते हैं, फिर हम भी टच करते हैं, तो वो ग्लव्स आप यूज करते हैं। अगर ऐसे टच कर देते हैं तो फिर हाथ को जाके क्या करते हैं, सोप एंड वाटर से धुलते हैं। तो ये प्रिवेंट हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को अगर रोकना है तो यूजिंग प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक। भाई एंटीबायोटिक खा के जाएंगे क्या हॉस्पिटल में ड्यूटी करने, ऐसा नहीं करेंगे यार। कौन सी ये है कि ड्यूटी करना है तो पहले एंटीबायोटिक खाएं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेजरिंग टोटल ल्यूकोसाइट काउंट डेली हम ब्लड टेस्ट कराएंगे, वाइट ब्लड सेल टेस्ट कराएंगे, मतलब ऐसा करेंगे डेली भाई ब्लड टेस्ट कराएंगे तो ब्लड ही खत्म हो जाएगी शरीर से, ये भी नहीं करेंगे। फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग बाय द केयर गिवर्स विथ सोप एंड वाटर, ये चीज़ करेंगे, ये चीज़ आसान होता है। सैनिटाइजर और वहाँ पे सोप वाटर रखे रहते हैं लिक्विड फॉर्म में, तो बार बार हम लोग यही करते हैं। फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग, फ्रिक्वेंट मतलब क्या करते हैं, हैंड को, हाथ को धुलते हैं बाई द्वारा और उसका केयर करते हैं गिवर्स विथ सोप एंड वाटर यूज करके, तो ये चीज़ करते ही हैं। यूजिंग यूवी रेजर स्टरलाइजेशन वार्ड, हमेशा यूवी रेज स्टरलाइजेशन में यूज करते हैं हम जाके, नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो सी ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, रूट ऑफ इंडियन कोविड वैक्सीन, जो इंडियन कोविड वैक्सीन लगाया गया था उसमें कौन सा रूट यूज करते हैं। साइट नहीं पूछ रहा, दो चीज़ पूछता है भाई,
क्योंकि हम लोग बार बार ये क्वेश्चन गलत करते हैं। रूट कभी कभी पूछता है, कभी कभी क्या पूछता है, साइड पूछता है। तो रूट और साइड में डिफरेंट नहीं होता है। जैसे देखिए रूट पूछ लिया तो साइड तो जगह होती है ना, अगर ये तो साइड है, एक रूट होता है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे तो रूट पूछ रहा है, मतलब किस रूट के थ्रू वो दवा जो देंगे। और ये पूछ रहा साइट, मतलब किस जगह पे आप लगाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछ लूँ तो आप बता पाएंगे कि नहीं। इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन की अगर मैं पूछ लूँ कि इंसुलिन का रूट क्या होता है, किस रूट से इंसुलिन क्या होता है पहले पता है कि नहीं। इंसुलिन ये होता है कि जो ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है ना, उसको डाउन करता है, शुगर लेवल को डाउन करता है। जिसको डायबिटीज़ अधिक रहते हैं, मान लीजिए 400, जिसका 400 मिलीग्राम पर डीएल है शुगर है, अभी तो रेंज मैंने बताया ही था 400 है, 350 के प्लस है, तो उनको इंसुलिन इंजेक्शन दिए जाते हैं। अब वो इंसुलिन इंजेक्शन का रूट क्या होता है, रूट पूछ सकते हैं और साइड पूछ सकते हैं। तो ये आप बता सकते हैं क्या कमेंट बॉक्स में। रूट अगर कहिए तो मैं ही बता दूं। मोस्ट प्रीफर्ड साइड जो होता है वो सब क्यूटेनियस होता है। क्या होता है, सब क्यूटेनियस होता है। और अगर साइड की बात करेंगे तो वो अगर जो अम्बलाइकस एरिया होती है, पेरी अम्बलाइकस एरिया, अम्बलाइकस के चारों तरफ लगाया जाता है, ये जान लीजिए। साइड अगर पूछ लें तो साइड आप लिख सकते हैं कि जो इंसुलिन की साइट होती है, मोस्ट प्रीफर साइट होती है वो पेरी, PERI, पेरी अम्बलाइकस, UMBLI, अम्बलाइकस, CUS, अम्बलाइकस एरिया। जो वो अम्बलाइकस होता है ना, नाभि जो होती है, उसी के चारों तरफ कहीं ना कहीं लगाया जाता है। तभी तो एक क्वेश्चन और पूछता है भाई, बार बार अगर वहीं पे जगह पे एक ही जगह लगा रहे हो तो क्या चीज़ प्रॉब्लम हो जाती है, तो वहाँ पे लिपोलिसिस हो जाता है, लिपोडिस्ट्रोफी हो जाती है। क्वेश्चन ये सब पूछा जाता है। जब आप नर्सिंग के बाद जब आप फील्ड में जाएंगे, तैयारी करेंगे नर्सिंग ऑफिसर की, तब ये चीज़ें पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ये लिपोडिस्ट्रोफी हो जाती है। लिपोडिस्ट्रोफी क्या है, लिपोडिस्ट्रोफी का मतलब होता है उस एरिया में जो वहाँ पे एडिपोज फैट होता है ना, जहाँ पे इंजेक्शन लगाते हैं। ये इंसुलिन करता क्या है, एडिपोज टिश्यू, एडिपोज जो होता है, एडिपोज क्या है, ये फैट है, फैट को ही तो ब्रेक करता है, ये फैट को ही तोड़ता है। तो बार बार वहीं एरिया पे इंजेक्शन लगाएंगे तो उसके चारों तरफ जो एडिपोज फैट होता है उसका लिपोडिस्ट्रोफी हो जाती है, मतलब वहाँ से उसका ब्रेक डाउन हो जाता है पार्शियली या कंप्लीटली। तो वो चीज़ है। तो दोनों क्वेश्चन हम बता दिए। अब इसका बताइए, इस क्वेश्चन का कोविड वैक्सीन का जो रूट पूछ रहा है, IM, IB, ID, SC। तो आपके कोविड वैक्सीन लगे ही होंगे मैक्सिमम लोगों के बाद। तो क्या लगाए थे, IB इंट्रावेनस लगवाए थे, नहीं भाई। इंट्राडर्मल लगवाए थे, नहीं, वो तो डायरेक्ट IM ही लगा दिया था ना, डायरेक्ट हाथों में IM यूज किया था, और वो भी। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर पर्सन हु हैज़ बीन बिटन बाय द डॉग इन्वॉल्व। अगर कुत्ता काट लिया हो, डॉग काट लिया हो, तो क्या करेंगे भाई, फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या करेंगे, पहला ट्रीटमेंट क्या करेंगे। पहले ट्रीटमेंट में रोने लगते हैं, यही होता है क्या, रोना ट्रीटमेंट नहीं है, ये डिफेंस मैकेनिज्म है भाई। तो इसमें देखिए, इसमें फर्स्ट क्या करेंगे, अप्लाइंग ये टॉर्निक प्रॉक्सिमल टू वुंड। क्या करेंगे, टॉर्निंग कर देंगे उस साइड में, क्या करेंगे, उससे थोड़ा सा दूर जाके किसी चीज़ से टॉर्निंग मतलब बांध देंगे। तो रस्सी उस्सी कुछ उस एरियाज में बांध देंगे। ऐसा नहीं करेंगे भाई, सर्कुलेशन बंद हो जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगी। जहाँ से बांधेंगे उसके जस्ट सामने। नेक्स्ट में अप्लाइंग ओंड ड्रेसिंग, ओंड ड्रेसिंग यूज करेंगे। क्या, ओंड ड्रेसिंग तो बाद में यूज करेंगे। फर्स्ट जो होता है उसको जाके क्लीन करिए, जहाँ पे मान लीजिए डॉग ने काट लिया है, उस एरिया पे सोप एंड वाटर से उसको अच्छे से धुल सकते हैं, उसको अच्छे से धुलिए। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट में ये देखिए, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन केयरिंग फॉर बर्न। अगर कोई भी पेशेंट हो, कोई भी आदमी हो, अगर वो बर्न हो गया, जल गया हो, तो उसका फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या करेंगे भाई। फर्स्ट ट्रीटमेंट बर्न पेशेंट को क्या किया जाता है, अप्लाइंग कोल्ड कंप्रेशन, उसको कोल्ड कंप्रेसर दिया जाता है, या फिर इमर्स द बर्न इन कूल वाटर, या फिर कूल वाटर में उसको दे दिया जाता है। हाँ, तो ये सही है, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जलन, जब किसी भी पेशेंट का अगर बर्न हो जाता है, जल जाता है ना, तो सबसे अधिक उसको प्रॉब्लम होती है बर्निंग से, जलने से प्रॉब्लम होती है, एकदम जलन होता है। तो उसको अप्लाई कोल्ड कंप्रेशन यूज करिए, या फिर बर्न या कोल्ड वाटर में उसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ये देखेंगे, एक क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन को देखिए। ये भी क्वेश्चन पूछा ही गया है। ये सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। ये देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान जब फीमेल्स जो होती हैं प्रेग्नेंट होती हैं, तो उसके दौरान सिम्फाइसिस प्यूबिस, जो ये पूरा आपका यूट्रस एरिया होता है, प्यूबिस सिम्फाइसिस से लेके जीफी स्टर्नम तक,
तो यहाँ पे देखिए जिफी स्टर्नम तक के मिड लाइन स्ट्रेचिंग में ब्राउनिश ब्लैक पिगमेंट एरिया कहलाता है। भाई देखिए जब प्रेगनेंसी होती है तो यूट्रस में बच्चा होता है तो बच्चे की साइज़ थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे बढ़ता है ना, तो वो पूरा जो ये जिफी स्टर्नम और प्यूबिक सिम्फाइसिस होती है उसमें खिंचाव आता है। अब खिंचाव आएगा तो ये जो स्किन ही है तो स्किन थोड़ी सी क्या होती है, स्ट्रेच होती है, फटती है, तो वो एक सिंबल छोड़ जाती है। ये देखिए ब्राउनिश ब्लैक पिगमेंट यहाँ छोड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे मेलानिन कुछ पिगमेंट का सिक्रेशन होता है और यहाँ ब्लैकिश हो जाता है, लंबे समय तक रहता है, धीरे धीरे फिर फिनिश हो जाता है। तो यही चीज़ पूछ रहा है कि ब्राउनिश जो पिगमेंट एरिया कहलाता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको एक नाम से जानते हैं, स्ट्री एल्बिकेंस बोलते हैं, या फिर ग्रेविडेरम बोलते हैं, या फिर लेनिया नाइग्रा बोला जाता है, या फिर कोलेस्मा ग्रेविडेरम बोलते हैं। तो क्या चीज़ बोलते हैं, तो ये देखिए करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, उसी को लेनिया नाइग्रा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ही करेक्ट हो जाएगा। एक लाइन टाइप बन जाती है, वो ब्लैकिश बन जाती है, उसको लीना नाइग्रा बोलते हैं। अच्छे से देख लीजिएगा। अब यह है लीनिया नाइग्रा, एक प्रकार की डार्क लाइन होती है जो नाभि के ऊपर से प्यूबिस तक होती है, जो गर्भवती महिलाओं में पूर्व गर्भावस्था के दौरान दिखती है। तो गर्भावस्था के दौरान भाई जब प्रेगनेंसी टाइम ये दिखती है। नेक्स्ट में ये देखिए हाउ मेनी ड्राफ्ट्स आर देयर इन 1 ml माइक्रोसेट। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप अच्छे से देखिए, यहाँ पे माइक्रो लिखा है, अगर माइक्रो लिखा होता ना तो फिर आप 5 ड्राफ्ट लगाएंगे। 5 ड्राफ्ट वैसे ऑप्शन में है नहीं, लेकिन माइक्रो लिखा है तो 15 ड्राफ्ट्स आप लगाएंगे, 15 ड्राफ्ट्स। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। हाउ मेनी ड्राफ्ट्स आर देयर इन 1 ml, 1 ml में माइक्रो में कितना ड्राफ्ट्स होते हैं, तो 15 ड्राफ्ट्स आते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, व्हिच डिजीज इज काज्ड बाय प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है, वेक्टर है। तो प्लाज्मोडियम ये देखिए व्हिच डिजीज इज काज्ड बाय प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम के थ्रू कौन सी बीमारी होती है, तो मलेरिया। डायरेक्ट आप लगाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट करेंगे। प्रोटोजोवंस ही होते हैं जो ये प्लाज्मोडियम आपका होता है। मलेरिया इज काज्ड बाय पैरासाइट डिजीज दैट काज्ड बाय प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोवंस होते हैं। नेक्स्ट में ये देखिए एस्फेसिया, एस्फेसिया देखिए, एस्फेसिया का ये एक टर्मिनोलॉजी है कि एस्फेसिया का मतलब क्या होता है। एस्फेसिया का मतलब होता है ऑक्सीजन की मात्रा में कमी व सांस में परेशानी, जब वो कोई रिस्पायरेशन अच्छे से नहीं कर पाता, सांस नहीं ले पाता, कोई भी लंग्स की प्रॉब्लम हो या फिर उसका पाथवे का प्रॉब्लम हो, तो उसको बोलते हैं एस्फेसिया। एस्फेसिया कहते नहीं हैं, आपको एस्फेसिया हो गया है, मतलब आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, ऑक्सीजन की सांस नहीं ले पाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि नहीं कमी होती है भाई। नेक्स्ट में यह ऑप्शन नंबर इसमें तो फर्स्ट ही करेक्ट है, लेकिन इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन तो हर बार पूछा जाता है, लगता है इस क्वेश्चन को पेटेंट करा लिए हैं एग्जाम वाले। ऑक्सीटोसिन इज सिक्रेटेड बाय, ऑक्सीटोसिन है प्रोलैक्टिन, दो ही चीज़ पूछता है, ऑक्सीटोसिन का फंक्शन भी पूछ लेता है, प्रोलैक्टिन का फंक्शन कभी कभी पूछता है। तो ये अलग अलग सब क्वेश्चन बार बार बनते हैं। अब बार बार बनते हैं तो जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि बार बार बनेंगे क्वेश्चन गलत होगा, और क्वेश्चन ही हम लोग को गलत नहीं करना है, क्वेश्चन ही तो सही करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं भाई। क्वेश्चन सही होगा, क्वेश्चन आप नंबर बढ़ेंगे, अच्छे नंबर आएंगे, फिर उसके बाद एडमिशन हो जाएगा। ये देखिए ऑक्सीटोसिन सिक्रेटेड बाय, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो सिक्रेट होता है किसके थ्रू, पोस्टीरियर पिट्यूटरी और एंटीरियर पिट्यूटरी होती है, तो वहाँ पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है। अब ये एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो एकदम बहुत हज़ारों बार बताया हूँ, तो वो सब आपको पता होगा। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से बहुत बार बताया गया है कौन कौन से हार्मोन, 2 हार्मोन, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन का काम है क्या होता है, वैसोप्रेसिन का काम क्या होता है, ये सब आप नोट कर लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में अगर लिखना चाहते हैं, नहीं तो फिर एंजॉय करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, नॉर्मल वेट ऑफ ए न्यूबॉर्न एट बर्थ इन इंडिया। जो बच्चा पैदा होता है उसका पूछा जाता है कि नॉर्मल वेट कितना होना चाहिए। बच्चे का स्वस्थ कहते हैं, बच्चा भैया स्वस्थ है, उसका वेट जितना होना चाहिए उतना वेट है, उतना केजी का है। तो नॉर्मल वेट की बात किया जाए तो 2.5 केजी से लेके 3.5 केजी का बच्चा अगर बीच में इसके है तो वो नॉर्मल बच्चा बोला जाएगा उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन किसको बोला जाता है, तो डायरेक्ट आप एम.एस. स्वामीनाथन, सी ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एसिड रेन। एसिड रेन से आप क्या समझते हैं, एसिड रेन से मतलब आप सल्फ्यूरिक एसिड्स समझेंगे कि स्काई से अगर आसमान से बरसात हो रही है और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा है तो वो एसिड रेन कहेंगे भाई। एसिड रेन होती है, कहते नहीं है फर्स्ट बरसात में नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट बरसात में इन्वायरमेंट में भी पॉल्यूशन है और एसिड रेन की भी बरसात हो सकती है। तो ये ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ऑप्शन
करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, बॉडी सामान्य रूप से प्रतिदिन ये तो बता दिए 400 से 800 बता ही दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी एक्सरे बियर डिस्कवर्ड इन 1895 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट, कौन से साइंटिस्ट थे जो एक्सरे को डिस्कवर्ड किए थे। ये देखिए विलियम रोन, ये यहीं से क्वेश्चन हमको तो साफ कर देंगे। अगर ये नहीं याद रहता है ना तो ये रोंटनजन याद रहता है, यही तो एक्सरे का डिस्कवर्ड किए थे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही लगाएंगे। और तो ये दिए मैडम क्यूरी, निकोला, एल्बर्ट आइंस्टीन, ये सब नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये भी जूम करके दिखाते हैं, इसको देखिए, व्हिच रिस्क फैक्टर लिस्टेड बिलो मेनी अफेक्ट पर्सन मेंटल हेल्थ, निम्न में से कौन सा जोखिम कारक किस व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। तो मेंटल हेल्थ को कौन प्रभावित करता है, फिजिकल हेल्थ प्रोवाइड करता है क्या? हाँ भाई, फिजिकल हेल्थ प्रोवाइड करता है। अगर शरीर में कोई भी छोटी सी माइनर इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, तो मेंटल हेल्थ भाई डिस्टर्ब हो जाता है। पॉवर्टी मतलब गरीबी, अगर आपको खाने को अच्छे से नहीं मिलेगा तो मेंटल हेल्थ तो जो ब्रेन का कैपेसिटी है, ब्रेन की काम करने की क्षमता, वो तो मेंटल हेल्थ क्या करेगा, इफेक्ट होगा ही। तो ये भी सही है, ये भी सही है। वर्किंग कंडीशन, हाँ काम की परिस्थिति, अगर ज़्यादा काम है, लोड हो गया, कोई काम ही नहीं है, फालतू में बैठे हैं, टहल रहे हैं, तब भी तो आपको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होगी। तो ऑल ऑफ दिस। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि उपरोक्त सभी सही हैं। हाँ तो सभी सही हैं, तो फोर्थ ऑप्शन हम लोग लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, टिटेनी इज यूज क्लासिकल फाइंडिंग इन। अब देखिए टिटेनी क्या होती है, टिटेनस क्या होता है। टिटेनस कहते नहीं है भैया, अगर लोहा जो जंग वाला लोहा लग जाता है, मान लीजिए जिसमें मूर्छा उर्चा लगा हो, तो वो ज़मीन पे लंबे समय से पड़ा है और आप कुछ कर रहे थे, तो हाँ मान लीजिए कट लग गया, तो उसमें जंग में बैक्टीरिया होती है, टिटेनस बैक्टीरिया होती है, वो ब्लड में जाती है और टिटेनी करती है, टिटेनी पाया जाता है। टिटेनी क्या करती है ना, ये जो मसल हम लोग की हड्डियाँ होती हैं ना, उसमें क्या करती है, स्पास्म करा देती है, कंट्रैक्शन करा देती है, ऐंठन होने लगती है। तो टिटेनी इज क्लासिकल फाइंडिंग किसमें देखने को मिलता है, टिटेनी हाइपोनेट्रीमिया, जब सोडियम की क्या होते हैं, हाइपो हो है ना, हाइपो मीन्स कमी होता है, जब सोडियम की कमी हो जाती है ब्लड में तब देखने को मिलता नहीं। टिटेनी कैल्शियम से संबंधित है, ना कि सोडियम से, तो ये तो गलत लगा देंगे ना। ये देखिए हाइपरनेट्रीमिया मतलब होता है सोडियम की अधिक मात्रा, तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट में हाइपोकैलीमिया कह रहा मतलब पोटेशियम का कमी हो जाना ब्लड में, नहीं भाई कैल्शियम हम लोग ढूंढेंगे। यहाँ देखिए डी ऑप्शन लिखा गया, हाइपोकैल्सीमिया, ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट लगाएंगे, तभी टिटेनस रोग होता है। नेक्स्ट में एक क्वेश्चन और ये भी देखिए, अनदर नेम ऑफ एडीएच क्या है, एंटी डायरेटिक हार्मोन है। एंटी डायरेटिक हार्मोन का एक दूसरा नाम भी बोलते हैं, एडीएच का दूसरा नाम क्या है, ऑक्सीटोसिन, थायरॉक्सिन या फिर थ्रोनिन या फिर वैसोप्रेसिन। हाँ तो वैसोप्रेसिन उसी को बोलते हैं, तो डी ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी आइडियल नर्स क्लाइंट रेशियो इन इंटेंसिव केयर, कहते नहीं भाई वो आईसीयू में शिफ्ट हो गए हैं, इतना बीमार थे कि हॉस्पिटल में ले जाया गया, पहले जनरल वार्ड में गए, नहीं तो कभी कभी होता डायरेक्ट उनको आईसीयू में लिया जाता। आईसीयू का फुल फॉर्म होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। इंटेंसिव केयर यूनिट, इसमें जो है ना एकदम स्पेशल केयर प्रोवाइड किया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है इंटेंसिव केयर यूनिट में आइडियल नर्स जो होती हैं उनका रेशियो क्या होता है। क्लाइंट मान लीजिए एक पेशेंट है, पेशेंट की संख्या कितनी है, पेशेंट जो है एक है, अब उसमें नर्स एक पेशेंट एक नर्स के लिए रहेगी, एक नर्स जो है एक पेशेंट के लिए रहेगा, तो 1:1 रेशियो रहता है भाई। और वैसे तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जनरल वार्ड में कितना रहता है, जनरल वार्ड में एक नर्स जो होती है वो 5 पेशेंट पे रहती है, तो 1:2 का 5 का रेशियो होता है। ये इंडिया का है भाई, इंडिया का रूल ये है, हालांकि फॉरेन में तो ये चेंज हो जाता है, लेकिन हम लोग एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो यहीं पे दे रहे हैं, तो 1:5 ये जनरल वार्ड का होता है। लेकिन आईसीयू भाई, आईसीयू में क्रिटिकल केयर यूनिट प्रोवाइड किया जाता है ना, तो वहाँ पे पेशेंट और किसका रेशियो, पेशेंट और नर्स का रेशियो 1:1 होना चाहिए। एक नर्स एक पेशेंट के ऊपर काम सिर्फ करेगी तभी तो स्पेशल केयर प्रोवाइड करेगी। ऐसा है कि एक नर्स है 10 पेशेंट को देख रही है, तो कैसे भाई, तो फिर बुला के थक जाओगे, कैसे जा पाएगा नर्स, नहीं जा पाएगा, नर्सिंग ऑफिसर परेशान हो जाएगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बॉर्न इन व्हिच कंट्री। अब ये देखिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म किस कंट्री में हुआ था,
ये सब इतनी ज़बरदस्त पढ़ाई गई है, जीवन में भूलेंगे नहीं भाई। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस या इटली? तो इटली में जन्म हुआ था इनका, इटली में हुआ था। यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, अच्छे से समझ सकते हैं कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ब्रिटिश ये देखिए थी और इनका जन्म हुआ था 12 मई 1820 में और इनकी मृत्यु कब हो गई थी? 13 अगस्त 1910। तो ये दोनों डेट आप अच्छे से याद कर लेंगे। सी बॉर्न इन फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था, लेकिन ये इनका डेथ कहाँ हुआ था? इनकी मृत्यु जो हुई थी वो लंदन में हुआ था। तो ये अच्छे से देखेंगे, सब कुछ समझेंगे। ये देखिए, ये क्वेश्चन भी देखिए, फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग वाज इस्टेब्लिश्ड बाय, जो पहला नर्सिंग स्कूल स्टेबल किया गया था, मतलब स्थापित किया गया था, उस स्कूल का नाम क्या था? वर्जीनिया हेंडरसन या थियोडर? तो ये फ्लेंडर, ये जो थियोडर फ्लेंडर थे ना, यही सबसे पहले फर्स्ट स्कूल नर्सिंग का इस्टेब्लिश किए थे। तो ऑप्शन नंबर इसमें देखिए थियोडर फ्लेंडर ही लगाएंगे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल नहीं लगाएंगे, नहीं क्वेश्चन गलत हो जाएगा, फिर आके कहेंगे मैं तो हर एक क्वेश्चन सही किया हूँ। ऐसे सिली मिस्टेक, छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जब एग्जाम दे के पर्सन कोई भी स्टूडेंट निकलता है बाहर ना। मान लीजिए 200 क्वेश्चन अगर आपके आएंगे नर्सिंग एग्जाम में, आप एंट्रेंस एग्जाम अच्छे से दे के आएंगे तो आपको लगेगा कि मेरे तो 160 क्वेश्चन तो सही होने ही चाहिए, 170 क्वेश्चन तो मेरा सही होगा, 140 क्वेश्चन तो मेरे सही होंगे पक्का, 100% 140 से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आपका रिजल्ट आता है तो आप 170 सोचे रहते हैं, आपका कितना आता है? 140 हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आप छोटी छोटी गलतियां कर दिए होते हैं ना। ये सबका ये चीज़ होता है। 100% एग्ज़ाम दे के आएंगे, लगेगा सिलेक्शन तो 100% हो जाएगा। ऐसा भी होता है कि सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं और नंबर भी कम हो जाते हैं, तो फिर लगता है भाई काफ़ी सही चेक नहीं किया है, तो फिर दिमाग ख़राब होता है। लेकिन नहीं, वो काफ़ी चेक किया रहता है, आप छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं, जैसे मैं भी अभी किया था। थियोडर फ्लेडनर लिखा है, फ्लेडनर, थियोडर फ्लेडनर, ये इन्होंने फर्स्ट नर्सिंग स्कूल को स्थापित किया था। यहाँ पे दिया गया है थियोडर फ्लेडनर ओपन द हॉस्पिटल एंड, ये देखिए डिकोनेस, ये स्टेच डेडिकेटेड द केयर ऑफ स्टिक ट्रेनिंग सेंटर 13 अक्टूबर 1836। ये देखिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल ट्रेन दियर इज अ नर्स इन, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल तो ट्रेनिंग लिए ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन ओरियम्स थ्योरी? ओरियम्स थ्योरी क्या है भाई? ओरियम्स एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपने नाम पे थ्योरी दे दिए थे। बोले कि मेंटेनेंस ऑफ सफिशिएंट इनटेक ऑफ एयर, या फिर सेल्फ परसेप्शन, लो एंड बिलोंगिनेस, या फिर फिजियोलॉजिकल लेवल। तो ये बोल दिए थे। ओरियम्स थ्योरी में क्या बताया गया कि मेंटेनेंस ऑफ सफिशिएंट इनटेक, एयर की मात्रा, जो ऑक्सीजन की मात्रा है, इन्होंने इसी के बारे में बताया था। ये देखिए ओरियम डोरोथिया वाज नर्सिंग एजुकेटर थे, नर्सिंग एजुकेटर थे, टीचर रहे होंगे। बॉर्न इन 1914 में। हु डेवलप द सेल्फ केयर फ्रेमवर्क, आल्सो नोन एज द सेल्फ केयर डिफिशिएंट थ्योरी ऑफ नर्सिंग, ये दिए थे। तो यहाँ पे इसमें ऑप्शन नंबर सेल्फ परसेप्शन नहीं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये भी क्वेश्चन देखिए, द हेल्थ बिलीफ मॉडल, हेल्थ बिलीफ मॉडल वाज डेवलप बाय, हेल्थ बिलीफ मॉडल पढ़िए, या फिर इनको अगर पढ़ना है स्वास्थ्य विश्वास मॉडल द्वारा विकसित किया गया था। तो स्वास्थ्य विश्वास मॉडल किसके द्वारा विकसित किया गया था, इस क्वेश्चन में आपको देखना है। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पे लेबल एंड क्लार्क, या फिर लैम्बर्टन, या फिर रोजन स्टॉक एट आल। हाँ, एट आल, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, एट आल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड, रोजन स्टॉक एट आल। इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने हेल्थ बिलीफ मॉडल दिया था। हेल्थ बिलीफ मॉडल में होता क्या है? हेल्थ बिलीफ मॉडल में ये चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। हेल्थ बिलीफ मॉडल वाज डेवलप इन 1950 में बाय सोशल फिजियोलॉजिस्ट आई एम रोजन स्टॉक। द थ्योरी इज टू एक्सप्लेन हेल्थ सीकिंग और हेल्थ अवॉइडिंग बिहेवियर दैट बेस्ड ऑन द एजम्पशन ऑफ एटीट्यूड बिलीफ मोटिवेशन एक्शन। ये देखिए स्वास्थ्य विश्वास मॉडल द्वारा विकसित किया गया था। तो ये आप ये देखिए रोजन स्टॉक एट आल, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ें यहाँ पे दिया गया है, कुछ चीज़ें आप देख सकते हैं। विटामिन B12 का स्रोत क्या है? विटामिन B12 कहाँ से मिलता है, सोर्स क्या है? तो ये देखिए मशरूम, अनाज, नट, या फिर डेयरी उत्पादन। डेयरी उत्पादन में सबसे अधिक मिलता है, खमीर में तो मिलता ही है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, यहाँ पे चीज़ें कुछ दिया गया है। मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय को नियंत्रित करता है? तो ब्रेन में कौन सा पार्ट होता है कि जो किसको कंट्रोल करता है? हार्ट को कंट्रोल करता है। हार्ट को कंट्रोल वैसे करता नहीं, लेकिन हार्ट को मॉनिटर तो करेगा ना हार्ट। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग है? मेरुरज मेडुला ऑब्लोंगेटा ही सही होना चाहिए, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये भी क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया हूँ। महिलाओं में यौनारंभ की शुरुआत सबसे पहले द्वारा चिन्हित की जाती है। तो जो महिलाओं में, फीमेल्स में, गर्ल्स में जो प्यूबर्टी होती है वो सबसे पहले की शुरुआत का क्या उसको बोलते हैं? उसको बोलते हैं मेनार्चे, थैलार्चे या फिर प्यूबर्चे, फिर एडनार्चे। यही चीज़ पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2-3 बार, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं सेलेक्ट किया हूँ। और अच्छे से समझ लीजिए कि क्या चीज़ें, किस चीज़ का क्या मतलब होना चाहिए। बस यही चीज़ें पूछी जाती है और बार बार पूछी जाती है। तो इसमें देखिए, इसमें जो मेनार्ची है, मेनार्ची का मतलब होता है, मेनार्ची तो उसको बोलते हैं ना जब पहली बार फर्स्ट मेच्योर साइकिल जब चलती है, ये होता है। तो ये तो लास्ट साइन होता है प्यूबर्टी का, जो प्यूबर्टी का लास्ट साइन होता है। यहाँ पे फर्स्ट साइन शुरुआत वाला पूछा गया है, थैलार्ची। हाँ, ये करेक्ट हो जाएगा, THELARCHE, थैलार्ची इसको बोलते हैं। थैलार्ची में क्या होता है? इसमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, फर्स्ट साइन होता है प्यूबर्टी का। तो ऑप्शन नंबर यही करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे एक प्यूबर्टी दिया गया है जो प्यूबिक हेयर के लिए है, एडनार्ची दिया गया है। एडनार्ची में क्या होता है? इसमें एक्सिलरी हेयर डेवलपमेंट होता है। इसमें प्यूबर्टी में प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट होता है। थैलार्ची में ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है जो फर्स्ट साइन होता है। मेनार्ची में क्या होता है? फर्स्ट मेच्योर साइकिल जब पहली बार फर्स्ट शुरुआत होती है तो उसको मेनार्ची बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर तो सेकंड ही करेक्ट है। ये सब ऑप्शन एकदम बहुत बार बताए गए हैं। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में गठिया की बीमारी है। गठिया की बीमारी किससे संबंधित है? ये चीज़ इसमें बताया गया है। गठिया भाई, गठिया का मतलब होता है ये जॉइंट जो पेन होता है, जो हड्डियों में, जैसे जो घुटनों में जॉइंट, जितनी जगह शरीर में जॉइंट है अगर उसमें पेन हो रहा है, गठिया की बीमारी किससे संबंधित है? त्वचा, वृक्क, यकृत या जोड़। तो ऑप्शन नंबर आप क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर 4th ऑप्शन आप करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होती है? तो ये तो सबको पता ही होगा, आंख मूंद के लगाएंगे, क्वेश्चन सुनेंगे तुरंत बोल देंगे विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? ये भी तुरंत ही लगाएंगे, विटामिन सी तुरंत खोज लेंगे कि विटामिन सी की कमी से क्या होती है, स्कर्वी रोग होता है। या देखिए कुछ चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ से देख सकते हैं आप, विटामिन ए का एक नाम बोलते हैं, विटामिन ये देख लीजिए ना, यहाँ पे विटामिन दिया गया है, यहाँ पे रासायनिक नेम दिया गया है, यहाँ पे किसकी कमी से कौन सा रोग होगा। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, इसकी कमी से रतौंधी। और विटामिन B1 का नाम थायमीन, THY नहीं है, THI होता है, थायमीन। अगर ये थायामीन हो जाएगा, बेस हो जाता है। तो नेक्स्ट ये देखिए, थायमीन से विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी से स्कर्वी हो जाएगा, इसको स्कर्वी का मतलब। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। रिकेट्स डिजीज होता है बच्चों में, और ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट में। सब चीज़ें बताई गई हैं। विटामिन को फिलोक्विनोन बोलते हैं। रक्त को थक्का ना बनना, ये अगर कमी हो जाएगी तो अगर कहीं कट लग गया तो ब्लड का थक्का बनेगा नहीं, एकदम ब्लड निकलता ही रहेगा। एक बार इतना निकल जाएगा ब्लड शरीर से कि BP लो हो जाएगी और पल्स रेट बढ़ जाएगा, फिर आदमी को प्रॉब्लम होगी, पर्सन को। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं, जिससे त्वचा का फटना बीमारी होने लगती है। तो ये सब चीज़ें, इतने क्वेश्चन कवर कराए गए इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और ज़्यादा क्वेश्चन कवर करेंगे भाई। और देखिए वो जो 25-27 वीडियो बनी हुई है ना, वो पहले जाके एकदम ज़ोरदार रिवाइज कर लीजिए। अभी मैक्सिमम है, समय है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करेंगे, अभी एकदम तुरंत दिमाग में रहेगा और चीज़ें वहाँ क्वेश्चन सही कर पाएंगे। तो अच्छे से पढ़ते रहिए और चैनल पे जाएं, सभी वीडियो रिवाइज करें। थैंक यू।